Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today the topic of our discussion is mechanism of absorption of water from the outline water relations. Previous lecture में हमने absorption of water में anatomy of root को डिस्कस किया था. आज हम देखेंगे mechanism of absorption of water कि water की absorption roots के ज़रिए किस तरह होती है, क्या mechanism इसमें involve है, ये हम पढ़ेंगे. तो रूट से जब एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की, उसमें सबसे पहले रूट हेयर्स जो हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं. तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर्स. रूट हेयर्स के बारे में आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि रूट हेयर्स क्या होते हैं. दीज आर इलोंगेशंस ऑफ एपिडर्मल सेल्स. कि रूट की एनाटॉमी में जब हम देखते हैं कि आउटर मोस्ट जो लेयर है रूट्स की वो एपिडर्मिस बनाती है, तो उन एपिडर्मल सेल्स में से कुछ सेल्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनली इलोंगेट हो जाते हैं और लेटरल साइड्स पे वो इस तरह से रूट हेयर्स बनाते हैं. तो ये जो रूट हेयर्स हैं ये एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करते हैं. मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होती है वो इन रूट हेयर्स की वजह से होती है. अब ये जो रूट हेयर्स हैं ये स्प्रेड आउट हो जाते हैं सॉइल में, और सॉइल में जो वाटर मौजूद होता है सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान, उन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ या वाटर फिल्म के साथ ये एक कांटेक्ट सा बना रहे होते हैं, उनके साथ डायरेक्टली जो है ये लिंक कर रहे होते हैं और उस वाटर को ये एब्जॉर्ब करते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं. अब ये जो रूट हेयर्स होते हैं इनके अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो रूट हेयर जो है इसके इनर साइड पे इसमें साइटोप्लाज्म की बहुत थिन सी लाइनिंग होती है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो वैक्यूल पे मुश्तमिल होता है. इसमें वैक्यूल लार्ज साइज़ का होता है, क्योंकि जो ये वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है वो एब्जॉर्ब होने के बाद वैक्यूल में ही जाएगा. तो इसलिए इसमें लार्ज साइज़ वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म जो है वो इसमें बहुत कम होता है, थिन लाइनिंग होती है साइटोप्लाज्म की. और उसके अलावा इनमें जो इनकी रूट हेयर की जो सेल वॉल होती है इट इज़ परमिएबल टू वाटर एंड डिज़ॉल्व न्यूट्रिएंट्स. वो परमिएबल होती है, ईज़िली जो है ये अब्जॉर्ब कर सकते हैं वाटर को थ्रू देयर सेल वॉल. अब वाटर जब ये अब्जॉर्ब करते हैं तो जैसे हमने बात की कि वो वैक्यूल में उसको स्टोर करते हैं या उसको कुछ देर के लिए रख लेते हैं. तो जब वैक्यूल में ये स्टोर करते हैं वाटर को, तो वाटर जो है उसमें डिज़ॉल्व न्यूट्रिएंट्स, उसमें मिनरल साल्ट्स या कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स भी शामिल होते हैं. मींस वो सेल सैप की फॉर्म में उसमें मौजूद होता है. सेल सैप क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन होता है, पानी का सॉल्यूशन होता है कुछ मिनरल्स या ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ. ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि वाटर अलोंग विद इट्स मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स जो है वो कहलाता है सेल सैप. तो सेल सैप की फॉर्म में ये वैक्यूल में मौजूद होता है, और जब ये वैक्यूल में मौजूद होता है तो ये एक प्रेशर एक्सर्ट करता है वहाँ से, और वहाँ से फिर ये लीव करके बाकी सेल्स में जाता है जहाँ पर वाटर जो है वो कम है. अब हम बात करते हैं कि सॉइल से जब वाटर एंटर होता है रूट सेल्स में तो उसमें क्या मैकेनिज़्म इन्वॉल्व होता है. इनफैक्ट होता ये है कि जो सॉइल सॉल्यूशन होता है वो डाइल्यूट होता है. मींस सॉइल में जो वाटर मौजूद होता है, वाटर की मिकदार ज़्यादा होती है सॉल्यूट्स की निस्बत, तो इसलिए हम उसको डाइल्यूट कहते हैं. तो उसमें मिनरल्स वगैरह भी शामिल होते हैं, लेकिन वाटर ज़्यादा होने की वजह से हम कहते हैं कि जो सॉइल का सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन होने की वजह से उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कम होता है. अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था. तो जैसे नाम से जाहिर है ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर जो कि सॉल्यूट्स की वजह से क्रिएट होता है. ठीक है, मींस एक सॉल्यूशन में जब सॉल्यूट्स ज़्यादा होंगे तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा. अगर उसमें सॉल्यूट्स की मिकदार कम होगी तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा. अब हम बात कर रहे हैं सॉइल सॉल्यूशन की. तो सॉइल सॉल्यूशन में हमने कहा कि वो सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है. तो डाइल्यूट होने की वजह से उसमें हम कहते हैं कि वाटर ज़्यादा है, सॉल्यूट्स कम हैं. तो सॉल्यूट्स कम हैं तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा. इसके अलावा cell wall of the root hair contains pectic substances, so it imbibes soil water. सेल वॉल जो है रूट हेयर की उसमें पैक्टिक सब्सटेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से ये सॉइल में मौजूद वाटर को इम्बाइब कर लेते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सेल वॉल के साथ उसको ले लेते हैं और उसके बाद उसको अंदर दाखिल करते हैं. फिर इसमें जो सेल वॉल है हमने कहा कि ये परमिएबल है टू वाटर, जबकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है और वहाँ से ऑस्मोसिस के ज़रिए वाटर जो है वो एंटर होता है.
फिर जब वाटर को ये एब्ज़ॉर्ब करते हैं सॉइल में से, तो वाटर जो है वो एक कैपिलरी सी बनाता है और उस कैपिलरी के ज़रिए वो उसमें मूव करता जाता है। तो अब कैपिलरी वाटर क्या होता है सॉइल में जब वाटर अवेलेबल होता है तो कुछ वाटर जो है उसमें से ड्रेन ऑफ भी हो जाता है, बह जाता है सॉइल में से। कुछ वाटर जो है ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड चला जाता है, वाटर टेबल का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। तो बाकी जो रिमेनिंग वाटर जो सॉइल में रह जाता है वो कैपिलरी वाटर होता है। और वो वाटर जो है कैपिलरी की तरह से मींस एक स्ट्रॉ की तरह से जैसे एक कनेक्शन सा बनाता है और उस तरह से मुसलसल जो है वो एक दूसरे के साथ वो कनेक्टेड होने की वजह से वो मूव करते जाते हैं टुवर्ड्स द रूट हेयर, और उसमें से एक एक सेल से इसी तरह से लगातार जो है ये एक चेन सी बनती है। तो रूट हेयर्स क्या करते हैं कि अपने साथ जो उनके एडजेसेंट सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनसे वाटर को ये एब्जॉर्ब करते हैं और फिर रूट हेयर से फिर अंदर की तरफ मतलब एपिडर्मल सेल्स में वो वाटर जो है वो चला जाता है। उसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल्स में होती हैं कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं? वो फोर्सेस जो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहा होता है या उसके साथ वो लिंक्ड होता है, जॉइंड होता है। जब वाटर मॉलिक्यूल्स रूट्स में एंटर होना शुरू होते हैं तो पीछे जो बाकी वाटर मॉलिक्यूल्स सॉइल में होते हैं तो वो भी कोहेसिव फोर्सेस की वजह से उन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ उनके एक कैपिलरी की फॉर्म में एंटर होते जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें डायग्राम में ये दिखाया गया है कि यहाँ पर ये एपिडर्मल सेल्स हैं रूट के, और ये जो है ये रूट हेयर है, ठीक है। और ये जो रूट हेयर है ये सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद है। रूट हेयर्स इस तरह से स्प्रेड हो जाते हैं और ये सॉइल पार्टिकल्स जो हैं इनमें देखें आप, इनकी सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान होती हैं स्पेसिस, ठीक है। इन स्पेसिस में होता है वाटर और इन्हीं स्पेसिस में एयर भी होती है, क्योंकि एयर भी ज़रूरी है रूट्स के लिए। जब रेस्पायरेशन होती है तो एरोबिक रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और वो ऑक्सीजन कहाँ आती है? इस एयर से आती है जो कि इन सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद होती है। तो सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेसिस होती हैं उनमें कुछ स्पेसिस में एयर फील्ड होती है और बाकी स्पेसिस जो होती हैं उनमें वाटर फील हो जाता है। तो ये जो वाटर है यहाँ से रूट हेयर्स में चला जाता है और वहाँ से फिर एपिडर्मल सेल्स में। अब जब रूट हेयर सेल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को तो हमने कहा वो वाटर कहाँ चला जाता है? उनके वेक्यूल में चला जाता है, जिनमें लार्ज साइज़ हमने कहा वेक्यूल होता है। और ऐसे सेल को हम कहते हैं टर्जिड, जो कि भर जाता है वाटर से, टर्जिड हो जाता है और टर्गर प्रेशर क्रिएट करता है। अब टर्गर प्रेशर क्या है कि वाटर का जो वैक्यूल में कंसंट्रेशन जब बढ़ जाती है तो उसकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं और उस सेल को हम टर्जिड कहते हैं जो कि फुल हो जाता है विद वाटर। तो जैसे यहाँ पे बताया कि देयरफॉर इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर फॉल एंड इट्स टर्गर प्रेशर इंक्रीजेज। अब उस सेल में जिसमें वाटर भर गया है उसका टर्गर प्रेशर तो बढ़ गया है, वो टर्जिड हो गया है। वाटर ज़्यादा होने की वजह से जो प्रेशर बनता है उसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं, जबकि उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम हो गया है। ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर में यही डिफरेंस है कि जो टर्गर प्रेशर है वो वाटर की कंसंट्रेशन से बनता है कि वाटर की मिकदार ज़्यादा है तो टर्गर प्रेशर इंक्रीज़ होगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ये सॉल्यूट्स की वजह से बनता है कि अगर सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं एक सॉल्यूशन में तो वो जो प्रेशर क्रिएट करते हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। अब हमने बात की कि वो सेल जो कि टर्जिड है उसमें वाटर ज़्यादा है। वाटर ज़्यादा का मतलब है कि उसमें सॉल्यूट्स जो हैं उसकी निस्बत कम है। सॉल्यूट्स कम होने की वजह से इनमें ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है और वाटर ज़्यादा होने की वजह से इनमें टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है। सो द सक्शन प्रेशर ऑफ एडजेसेंट कॉर्टिकल सेल इंक्रीजेज। अब होता क्या है कि उसके साथ वाले जो बाकी सेल्स होते हैं एपिडर्मल सेल्स के अंदर वाले जो कॉर्टिकल सेल्स होते हैं कॉर्टिक्स के, वो एक सक्शन प्रेशर क्रिएट करते हैं। मींस वो वाटर को अपनी तरफ खींचते हैं और वाटर भी हमने कहा था कि वहाँ जहाँ उसकी कंसंट्रेशन या मिकदार ज़्यादा होती है वहाँ से वो मूव करके जाता है उन सेल्स में जहाँ उसकी कंसंट्रेशन कम होती है। मींस हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ ये मूव करता है। तो अब एपिडर्मल सेल्स में वाटर ज़्यादा है तो वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द कॉर्टिक्स, अंदर के जो सेल्स हैं कॉर्टिकल सेल्स, और कॉर्टिकल सेल्स जो हैं उनको अपनी तरफ खींच रही हैं थ्रू सक्शन प्रेशर।
यहाँ आप डायग्राम में देखें कि ये रूट दिखाया गया है और ये सॉइल पार्टिकल्स हैं। सॉइल पार्टिकल्स से वाटर जो है वो रूट में आता है और रूट के जो ये एपिडर्मल सेल्स हैं इनमें आता है और एपिडर्मल सेल से फिर ये कॉर्टेक्स में एंटर होगा। कॉर्टेक्स के बाद देखें ये एंडोडर्मिस है, फिर यहाँ पर पेरिसाइकल है, पेरिसाइकल के बाद यहाँ पर ये जाइलम है। इसने जाइलम तक पहुँचना है। जाइलम वेसल्स फिर इनको कंडक्ट करते हैं थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, क्योंकि ये इसमें वेसल्स जो हैं ये कंटिन्यूस होते हैं विद द स्टेम एंड लीव्स एंड ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट है पैसेज ऑफ वाटर थ्रू एंडोडर्मल सेल्स। जैसे हमने कहा कि एपिडर्मल सेल से वाटर चला जाता है कॉर्टेक्स के सेल्स में, कॉर्टिकल सेल्स में, वहाँ से फिर जाता है किस में, एंडोडर्मल सेल्स में। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी कि जो एंडोडर्मिस के सेल्स होते हैं उनमें रेडियल और ट्रांसवर्स वॉल्स पे कुछ थिकनिंग्स होती हैं और वो कहलाते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, जो उनके थिक एरियाज़ होते हैं। और ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या करती हैं, ये फ्लो ऑफ वाटर के लिए रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती हैं, उसको रोकती हैं, उसके लिए मुज़ाहिमत पैदा करती हैं। मतलब जहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं वहाँ से वाटर का फ्लो नहीं हो सकता इनवर्ड। अच्छा, फिर उसमें क्या होता है कि अब वाटर ने एंटर होना है थ्रू एंडोडर्मिस, तो यहाँ पे वाटर की जो एंट्री होगी वो होगी थ्रू सिम्प्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्ट पाथवे भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि वो पाथवे जिसमें वाटर मूव करता है थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा ऑफ द सेल्स, कि एक सेल से दूसरे सेल में उसके प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए जाता है। और प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं सेल्स के दरमियान। तो यहाँ पर वाटर जो है एंडोडर्मिस में सिम्प्लास्ट पाथवे से एंटर होगा। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो रेड लाइन है ये सिम्प्लास्ट पाथवे की दिखाई गई है कि एक सेल के अंदर से दूसरे सेल में ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन से वाटर एंटर हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ ब्लू लाइन जो है ये इंडिकेट कर रही है एपोप्लास्टिक पाथवे को, कि सेल वॉल टू सेल वॉल जो है ये वाटर की मूवमेंट हो रही है। लेकिन जब एंडोडर्मिस तक जाएंगे तो एपोप्लास्टिक पाथवे जो है आगे मूवमेंट शो नहीं कर सकता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। वहाँ से जो आगे मूवमेंट होगी वो सिम्प्लास्ट पाथवे से होगी। अच्छा, अब कुछ एंडोडर्मल सेल्स ऐसे होते हैं जो कि प्रोटोजाइलम की अपोजिट साइड पे मौजूद होते हैं। अब प्रोटोजाइलम क्या है कि अर्ली सेल्स बनने वाले जो सेल्स होते हैं जाइलम के, वो प्रोटोजाइलम कहलाते हैं। जो जाइलम के इनिशियल सेल्स होते हैं जो शुरू में बनते हैं वो प्रोटोजाइलम कहलाते हैं, और जो बाद में डिफ्रेंशिएट होते हैं वो मेटाजाइलम होते हैं। तो यहाँ पर बात हुई है प्रोटोजाइलम की। प्रोटोजाइलम के अपोजिट साइड पर जो एंडोडर्मल सेल्स होते हैं वो कहलाते हैं पैसेज सेल्स, और इनमें ये थिकनिंग्स नहीं होती जिसकी हम बात करें ना कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के। एंडोडर्मिस के कुछ सेल्स जो हैं उनमें थिकनिंग्स होती हैं और वो कहलाते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। लेकिन वो एंडोडर्मिस का हिस्सा जो कि प्रोटोजाइलम के अपोजिट साइड पे होगा, जाइलम के प्रोटोजाइलम के बिल्कुल अपोजिट होगा, उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं होंगी और वो कहलाते हैं पैसेज सेल्स। अब यहाँ एंडोडर्मिस से वाटर जो है वो पेरिसाइकल में जाएगा और पेरिसाइकल से फिर जाइलम में जाएगा। अब जब जाइलम में वाटर ने एंटर होना है तो जाइलम के जो वेसल्स होते हैं उनकी वॉल्स होती हैं इन इलास्टिक, मीन्स इट हैज़ नो टर्गर प्रेशर एंड द होल ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द जाइलम फॉर्म्स द सक्शन प्रेशर, कि इनमें कोई टर्गर प्रेशर नहीं है। इनमें वाटर जो है वो मौजूद इतना नहीं है कि वो टर्गर प्रेशर बना सके, इनको वाटर चाहिए होता है। तो ये अपने साथ वाले वो सेल्स जिनके पास वाटर आ चुका है वहाँ से खींचते हैं, सक्शन प्रेशर, सक करते हैं सक्शन प्रेशर के ज़रिए, और फिर वो वाटर जो है वो जाइलम तक आ जाता है। मींस ये अपने साथ वाले जो पेरिसाइकल के सेल्स हैं उनसे ये वाटर लेते हैं थ्रू दिस सक्शन प्रेशर। सक्शन प्रेशर को डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सक करते हैं वाटर को फ्रॉम द पेरिसाइकल सेल्स, क्योंकि पेरिसाइकल सेल्स में वाटर की कंसंट्रेशन अब ज़्यादा हो गई है एज़ कम्पेयर टू द जाइलम सेल्स। वो वाटर जो एब्जॉर्ब होके रूट हेयर्स के ज़रिए ट्रैवल करके अब पेरिसाइकल तक आया है, अब वो जाइलम वेसल्स में एंटर होगा। The force with which water is drawn in from the soil depends upon the difference between the osmotic pressure of xylem sap and the soil solution. अब ये जो absorption होती है रूट्स के ज़रिए वाटर की, तो ये डिपेंड करती है osmotic pressure of xylem sap and the soil solution, कि क्या कितना कोई फ़र्क है जाइलम में मौजूद जो सैप है, वाटर नहीं कहेंगे क्योंकि सिर्फ वाटर मूव नहीं करता, वाटर के साथ डिज़ॉल्व जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या जो डिज़ॉल्व साल्ट्स होते हैं वो भी इसके साथ ही मूव कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं सैप। अब जाइलम में जो सैप है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और सॉइल सोल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसका जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस की वजह से
एक फोर्स जनरेट होती है जो वाटर को एंटर करती है थ्रू द रूट हेयर्स टू द जाइलम। नेक्स्ट इज रूट प्रेशर। Water is forced into the xylem vessels by the surrounding cortical cells with a certain force. This induces a pressure which raises the water to many feet in the xylem. This pressure is called root pressure. अब होता क्या है कि वाटर जब मूव करता है जाइलम वेसल्स में तो रूट से कंटिन्यूसली वाटर जो है रूट सेल से एपिडर्मल सेल से मूव हो रहा है कॉर्टिक्स में, एंडोडर्मिस में, पेरिसाइकल में और वहाँ से जा रहा है जाइलम में। तो वो एक प्रेशर के ज़रिए ये सारा कुछ हो रहा होता है। रूट्स जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उस प्रेशर की वजह से वाटर जो है उन जाइलम वेसल्स में रूट से स्टेम में और स्टेम से अपवर्ड जो है मूव कर पाता है, क्योंकि इसकी मूवमेंट जो है वाटर की वो अगेंस्ट द ग्रेविटी है, डाउनवर्ड नहीं है, प्लांट में अपवर्ड होती है। तो वो ये जो रूट प्रेशर जनरेट होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि जाइलम में कई फीट तक जो है वो वाटर अपवर्ड मूव कर सकता है। और मोस्टली ये होता है कि जो छोटे प्लांट्स होते हैं इतने ज़्यादा हाइटेड नहीं होते, उनमें देखा गया है कि सुबह सवेरे उनके अगर लीव्स को ऑब्ज़र्व करें तो उनके ऊपर इस तरह से आपको ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो नज़र आते हैं। और वो किस वजह से होते हैं कि जितने प्रेशर से वो वाटर जो है वो जाइलम में एंटर हो रहा होता है। तो दिन के टाइम तो ट्रांसपायरेशन का रेट ज़्यादा होता है ना, कि वाटर जो एब्जॉर्ब हो रहा है तो दिन के टाइम वो ट्रांसपायरेशन होती रहती है, वाटर जो है वो रिमूव होता रहता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। लेकिन रात के टाइम क्योंकि ट्रांसपायरेशन भी कम होती है, लॉस ऑफ वाटर कम होता है प्लांट में से, तो जो प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर और एक प्रेशर उसमें जनरेट हो रहा है, तो वो प्रेशर के साथ जब वाटर मूव करके लीव्स तक जाता है तो उस प्रेशर की वजह से कुछ ड्रॉपलेट्स वाटर के जो हैं वो बाहर निकल आते हैं। इस तरह से वो शबनम के कतरे जैसे ये नज़र आते हैं। तो इसको हम प्रोसेस को ब्लीडिंग या गटेशन कहते हैं, और इसके रीज़न जो है वो है रूट प्रेशर। ये डायग्राम आपकी बुक में दिखाई गई है, जिसमें ये दिखाया गया कि ये रूट हेयर्स हैं। रूट हेयर्स जो हैं ये वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एपिडर्मल सेल में आया वाटर, कॉर्टिक्स में, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फिर उसके बाद ये जाइलम में आ गया, और जाइलम से अपवर्ड जो है इस रूट प्रेशर के ज़रिए ये वाटर मूव कर रहा है, और इसकी जो ब्रांचेज़ हैं या लीव्स हैं उनमें भी वाटर जा रहा है। उसके बाद लीव्स में से जो स्टोमेटा है उसके या क्यूटिकल है उसकी एपिडर्मिस पे, वहाँ से कुछ ना कुछ ट्रांसपायरेशन के ज़रिए वाटर जो है वो रिमूव भी होता रहता है। अब फैक्टर्स इफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रूट की एब्जॉर्प्शन को इफ़ेक्ट करते हैं? इसमें फ़र्स्ट है सॉइल टेम्परेचर। अब सॉइल टेम्परेचर, क्योंकि रूट्स का डायरेक्ट कांटेक्ट सॉइल पार्टिकल्स के साथ होता है, तो सॉइल का टेम्परेचर अगर बढ़ना शुरू हो जाए तो उसके साथ रूट्स में एब्जॉर्प्शन भी बढ़ती है। मींस सॉइल टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो तो एब्जॉर्प्शन का रेट भी बढ़ जाता है, लेकिन ये भी एक लिमिट तक होता है। मतलब टेम्परेचर की एक लिमिट है कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब वो बढ़ता जाएगा तब तक एब्जॉर्प्शन भी बढ़ती जाएगी। लेकिन 35 डिग्री सेंटीग्रेड से जब टेम्परेचर और मज़ीद बढ़ेगा तो उसके बाद एब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं बढ़े, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा नहीं होगी बल्कि कम होना शुरू हो जाएगी। उसकी क्या रीज़न है कि टेम्परेचर अबव 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है इट अफेक्ट्स द परमिएबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड डिक्रीजेज द वाटर एब्जॉर्प्शन। क्योंकि 35 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाता है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से मज़ीद एब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं हो पाती। तो मतलब अगर 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है टेम्परेचर तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, 30 से 35 तक हो गया है तो भी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, 35 से मज़ीद आगे बढ़ेगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, 45 हो जाएगा तो मज़ीद एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं होगी इंक्रीज़। अच्छा, फिर हमने कहा कि लो से हाई टेम्परेचर जब होता है तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। उसकी क्या रीज़न है कि जो लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर पे वाटर की विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। मींस पानी जो है वो थोड़ा गाढ़ा होता है एट लो टेम्परेचर, क्योंकि अगर हम पानी को फ्रीज़ करते हैं तो आप देखें वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है ना, तो लो टेम्परेचर पे वाटर की विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाती है तो उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा नहीं हो पाती। और इसके अलावा लो टेम्परेचर जो है, लो टेम्परेचर पे रूट की इलोंगेशन भी कम होती है, रूट प्रॉपर्ली इलोंगेट नहीं हो पाते। वो जब इलोंगेट नहीं होंगे तो सॉइल में इतने ज़्यादा स्प्रेड नहीं होंगे और एब्जॉर्प्शन भी उतनी ही कम होगी। इसके अलावा लो टेम्परेचर जो है वो रूट्स के सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी इफ़ेक्ट करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिड्यूस करता है। जब रूट सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होगी तो उनमें एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगी क्योंकि वो इतने एक्टिव नहीं रहेंगे। फिर इसमें है सॉइल एयर।
जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान होती हैं कुछ स्पेसेस, तो उन स्पेसेस में एयर भी फिल होती है और वाटर भी होता है। अगर एक सॉइल में एयर मौजूद है, वाटर नहीं है, तो रूट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, ज़ाहिर है वाटर नहीं है। और अगर एक सॉइल ऐसी है जिसमें वाटर तो बहुत ज़्यादा है, मतलब टोटली वो फिल्ड है विद वाटर, वाटर लॉग्ड सॉइल है, ऐसी सॉइल जिसमें पानी बहुत ज़्यादा है, तो वो सॉइल ज़्यादा वाटर होने के साथ साथ उसमें ये जो इफ़ेक्ट आएगा वो ये होगा कि उसमें अब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं होगी। अब पानी भी मौजूद है लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि रूट में रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब जब रूट के साथ जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनमें तमाम का तमाम वाटर मौजूद है, मतलब कोई भी ऐसी स्पेसेस मौजूद नहीं है जहाँ पर एयर एंटर हो सके। तो सॉइल में जब एयर नहीं होगी, सिर्फ वाटर होगा, तो रूट की रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी रूट्स को। जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, उनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो इफ़ेक्ट होगा और वो एब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे। ठीक है, वाटर लॉग सॉइल में भी वो अब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे और जो ऐसी ड्राई सॉइल होगी उसमें भी अब्जॉर्प्शन नहीं होगी। अब ऐसी सॉइल जिसमें इरेशन भी है, मतलब उनमें एयर भी मौजूद है और उसमें वाटर भी मौजूद है, तो वहाँ पर अब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होगी। अब वाटर लॉग सॉइल्स जो हैं उनमें एयर ना होने की वजह से प्लांट्स जो हैं वो विल्ट हो जाते हैं। पानी हर तरफ मौजूद है लेकिन पौधा मुरझा गया, उसकी यही वजह है कि उसको एयर नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो वो एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा। इसी के साथ फिर है सॉइल वाटर। जैसे हमने अभी बात की कि वाटर को इंक्रीज़ करने से सॉइल एब्जॉर्प्शन जो है, रूट की जो एब्जॉर्प्शन है, वाटर एब्जॉर्प्शन वो बढ़ जाती है। सॉइल में अगर हम वाटर बिल्कुल नहीं है, पानी उसमें देते हैं, तो पौधा जो है वो पानी लेना शुरू कर देता है। लेकिन अगर हम उसमें इतना ज़्यादा वाटर जो है फिल कर दें कि उसमें कोई एयर स्पेसिस ही ना बाकी रहें, तो वाटर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा ड्यू टू लैक ऑफ इरेशन। तो ये एक लिमिट तक जो है वाटर इंक्रीज़ करने से एब्जॉर्प्शन बढ़ती है। और अगर ओवर इरीगेशन हो जाए, ठीक है, ओवर इरीगेशन मींस बहुत ज़्यादा पानी दे दिया जाए सॉइल को, तो उसमें सॉइल इरेशन नहीं हो पाती, मींस वो ऑक्सीजन नहीं ले पाती सॉइल, और जिसकी वजह से उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाती है। फिर इसमें है रूट सिस्टम। अगर एक प्लांट का रूट सिस्टम बहुत अच्छा है, वेल डेवलप्ड है, मींस उसमें रूट्स बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, अच्छे डेवलप्ड हैं, जितने ज़्यादा उसके रूट्स डेवलप्ड होंगे और स्प्रेड होंगे इन द सॉइल पार्टिकल्स, उतनी ज़्यादा उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। और इसी तरह से एसोसिएशन ऑफ माइकोराइज़ा। माइकोराइज़ा क्या होता है? माइकोराइज़ा इज़ एन एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, कि हायर प्लांट्स के जो रूट्स हैं उनके साथ फंगस का एसोसिएशन होता है। फंजाई के जो हाइफी होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं और वो रूट्स की वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आप, डायग्राम में ये दिखाया गया एक ऐसा प्लांट है जिसमें रूट्स तो हैं लेकिन माइकोराइज़ल एसोसिएशन नहीं है, मतलब इसके साथ फंजाई का कोई इस तरह का एसोसिएशन नहीं बन रहा माइकोराइज़ा का। तो इसमें जो एब्जॉर्प्शन होगी वाटर की वो उतनी ही एरिया में होगी जहाँ तक इसके रूट्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब ये देखें, ये प्लांट है, ये इसके जो ब्राउन है ये इसके रूट्स हैं और जो येलो नीचे दिखाए गए हैं ये इसके माइकोराइज़ल एसोसिएशन है, मतलब इसके फंजाई के जो ये हाइफी हैं वो इसके साथ एसोसिएटेड हैं। अब ये जो फंगल हाइफी हैं जो माइकोराइज़ल एसोसिएशन बना रहे हैं, इनका भी फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब ये देखें, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन जितनी हो रही है माइकोराइज़ल एसोसिएशन वाले प्लांट में उससे कहीं ज़्यादा हो रही है। तो माइकोराइज़ा अगर मौजूद हो, रूट्स के साथ वो एसोसिएशन बना रहा हो, तो वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को बढ़ाता है। इसी तरह ट्रांसपायरेशन है। ट्रांसपायरेशन किसे कहते हैं? ट्रांसपायरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द अपर सर्फेसिस ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। वेपर्स की फॉर्म में जब वाटर जो है वो ट्रांसपायर हो जाता है, लॉस हो जाता है लीव से, तो इसे ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब ट्रांसपायरेशन रेट जितना बढ़ जाता है एब्जॉर्प्शन उतनी ज़्यादा होती है। क्यों? जब ट्रांसपायरेशन प्लांट में होती रहेगी, मतलब उसमें जो वाटर था वो रिमूव हो रहा है। जब उसमें रिमूव हो रहा है वाटर, तो उसको मज़ीद वाटर चाहिए अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, तो वो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करेगा। ठीक है, जब उसमें ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही, रात के टाइम जैसे ट्रांसपायरेशन प्लांट्स में कम हो जाती है या नहीं होती, तो उस वक्त उनको इतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन दिन के टाइम जैसे ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होती है वो एक ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट करते हैं कि जाइलम वेसल्स पे फिर एक सक्शन प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करते हैं और वहाँ से वाटर को ड्रा करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, अपनी तरफ लेते हैं। तो ये एक नेगेटिव प्रेशर जो है वो प्रोड्यूस होता है इन द जाइलम ऑफ रूट, जिसकी वजह से
ये कंटिन्यूसली जो है जितनी ट्रांसपायरेशन हो रही है उसी रेट से ये रूट्स के ज़रिए अब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा देते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।